गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद, रमाईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में पुनः उपस्थित हूँ। मैंने आपको पिछली कक्षा में आधुनिक हिंदी काल के बारे में बताया था कि किस तरह से 3 कालों के पश्चात आधुनिक काल का नाम आता है और इस काल में गद्य और पद्य दोनों ही तरीके से साहित्य का सृजन किया गया। भारतेंद्र युग से अनेकों गद्य विधाओं का भी सूत्रपात हुआ, जो कि समय समय हमें आगे पढ़ने में मिलती रहेंगी। और आज मैं आपको उसी के आगे जो पहले हमारे पाठ्यक्रम में कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको कि हम राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं, और आप हमारे आधुनिक काल के द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। यानी आधुनिक काल में जो विभाजन हुआ था, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आकविता, इन सभी कालों भागों में से जो द्विवेदी युग है, उस द्विवेदी युग के सर्व प्रमुख राष्ट्र कवि के रूप में आप हमारे समक्ष आते हैं। आपका जो जन्म हुआ वो सन 1886 ईस्वी में हुआ और जो मृत्यु हुई वो 1964 ईस्वी में हुई। इन जन्म और मृत्यु के बीच में ही आपने जो जिन साहित्यिक सेवाओं को दिया है वो हम आज समझेंगे, जानेंगे। और बच्चों, मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि मैथिली शरण गुप्त 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। वे राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से साकेत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले गुप्त जी पहले वैश्योपकारक में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से, बच्चों ध्यान से इसको सुनिएगा, कि रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु उनकी वह कविता सरस्वती में नहीं छपी और द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं। अतः यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब चला गया। उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और उपनाम से सदैव के लिए मुक्ति पा ली। अर्थात जो रसिकेंद्र उपनाम वो लिखते थे उसको उन्होंने बंद कर दिया और अपने कविता सृजन का माध्यम खड़ी बोली को अपनाया। तत्पश्चात उन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त थी, किंतु द्विवेदी जी ने उसका संशोधन करके सरस्वती में वह कविता छाप दी। यानी जो उन्होंने कविता खड़ी बोली में लिखी थी वो बहुत ज़्यादा संशोधित नहीं थी, तो उसको संशोधित किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और उसका जो छपवाने का कार्य था वो सरस्वती पत्रिका में किया। यद्यपि कविता में इतना संशोधन परिवर्धन किया गया था कि वह एक नई रचना बन गई थी, तथापि उसके नीचे नाम मैथिली शरण गुप्त जी का ही दिया गया था। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु एवं प्रेरक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैथिली शरण गुप्त के प्रेरक और गुरु के रूप में कौन से कवि हैं, तो आप बता दीजिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु और प्रेरक दोनों ही रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए उन्होंने अपने महाकाव्य साकेत में उनकी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए श्लिष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया, क्या किया, कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, कैसे तुलसीदास भी करते मानस नाद,
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। बहुत बड़ी बात है, इसमें उनका गुरु और शिष्य भाव दोनों ही छुपा हुआ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने जीवन काल में कुछ रचनाएं भी लिखी, जिनका संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जो कि सन 1909 में प्रकाशित हुई। दूसरी जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में आदि कई रचनाएं इन्होंने प्रकाशित करी। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार नामक अनूदित काव्य भी रचे हैं। अब हम जो गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य लिखा है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में गुप्त जी का साकेत महाकाव्य से अष्टम सर्ग लिया गया है। और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, और जहाँ अयोध्या की बात आ जाती है वहाँ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस हमारे सम्मुख आने लगता है। तो दोनों ही कथाएं राम कथा से युक्त हैं। द्विवेदी जी ने साकेत नाम से राम की कथा को वर्णन किया है, तो तुलसीदास जी ने तो पूरा राम जी का सब कुछ आपके समक्ष उपस्थित किया है। और जो साकेत में अष्टम सर्ग है, अष्टम सर्ग चूंकि लगा है तो ये मुख्य बिंदु पर हमको जाने की ओर प्रेरित करती है। वो मुख्य बिंदु है लक्ष्मण और उर्मिला का प्रेम और इन दोनों का विरह। तो सबसे पहले हम साकेत के बारे में जानेंगे। साकेत क्या है कि हिंदी में राम कथा पर कई महाकाव्य लिखे गए हैं। तो उनमें से सर्व प्रमुख हैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस, केशवदास रचित रामचंद्रिका और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत। कवि को इसके निर्माण की प्रेरणा भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ही प्राप्त हुई थी, जिन्होंने सरस्वती में प्रकाशित एक लेख में कवियों से आग्रह किया था कि वे राम कथा की उपेक्षित उर्मिला पर भी कुछ लिखें। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटे लाल बारस्पत जी थे, जिन्होंने जनवरी 1911 में पत्र लिखकर गुप्त जी को कुछ सुझाव दिए। इन सुझावों में यह स्पष्ट उल्लेख था कि उर्मिला का विरह निरूपण करना है तथा कुछ नए घटना प्रसंग भी उसमें जोड़ने हैं। साकेत को लिखने में कवि को 15 वर्ष लगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, साकेत को लिखने में कितना समय लगा? 15 वर्ष का समय लगा। इसका प्रारंभ 1916 में हो गया था और इसको जब प्रकाशित किया गया तब 1932 में इसका प्रकाशन हो सका। साकेत का नामकरण स्थान के आधार पर किया गया है। यह अयोध्या का ही दूसरा नाम है। कवि ने अपना ध्यान अयोध्या पर ही केंद्रित रखा है। इस महाकाव्य की घटनाओं का केंद्र बिंदु अयोध्या ही रहा है। चित्रकूट की घटनाएं अवश्य अलग हैं, किंतु वहां भी कवि ने यह कहकर कि आज सारा साकेत यहीं पर है, अयोध्या वासियों की उपस्थिति चित्रकूट में दर्शा दी है। साकेत में कुल 12 सर्गों में राम कथा का समावेश किया गया है। कितने सर्गों में? 12 सर्गों में। किंतु कवि का मूल ध्यान उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करना था, अतः साकेत के 2 सर्ग अधिक महत्वपूर्ण हैं। 8वां सर्ग, जिसमें चित्रकूट में हुई सभा में कैकेयी के अनुताप को दिखाया गया है, और 9वां सर्ग, जिसमें विरहिणी उर्मिला की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। मैथिली शरण गुप्त ने परंपरागत राम कथा में कुछ मौलिक उद्भावनाओं का समावेश भी किया है। उक्त दोनों प्रसंग इसी के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः साकेत नायिका प्रधान महाकाव्य है और उर्मिला ही इसके केंद्र बिंदु में है, अतः इस महाकाव्य के
केंद्रीय पात्र के पद पर उर्मिला को ही प्रतिष्ठित करना उचित है। उर्मिला में नायकत्व के लिए सभी अपेक्षित विशेषताएं हैं। साकेत में प्रकृति की मनोरम झांकी अंकित की गई है। नवम सर्ग में षड ऋतु वर्णन करते हुए प्रकृति का चित्रण आलंबन एवं उद्दीपन दोनों ही रूपों में किया गया है। विरहिणी उर्मिला को कोयल की कूक भरती हुई सी लगती है। वो जो कूकती है तो उसको कूक जैसी प्रतीत होती है, तो वो कहती है वह कोयल जो कूक रही थी आज हूक भरती है। साकेत में कवि ने युग चित्रण पर भी विशेष ध्यान दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आंदोलनों की झलक भी इसमें आ गई है। भरत का कथन है, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलक रही है व्याकुल मन में। यहाँ भारत लक्ष्मी का अभिप्राय सीता के साथ साथ भारत स्वतंत्रता के लिए भी है। राम जब वन गमन के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हमें अयोध्यावासी गांधी जी के समान सत्याग्रह करते हुए दिखाई देते हैं। आओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यो कहे पथ में लेट गए बहुजन वहाँ। साकेत विविध भावों एवं रसों से परिपूर्ण सरस काव्य ग्रंथ है। संयोग श्रृंगार का इसमें मर्यादित चित्रण किया गया है तथा वियोग वेदना का मार्मिक चित्रण इस ग्रंथ के नवम सर्ग में उपस्थित होता है। तो ये जो साकेत के दो मुख्य अष्टम और नवम सर्ग पर मैंने आपको समझाया कि इसमें क्या प्रमुख है, उसके बाद हम साकेत का अष्टम सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में है उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहेंगे कि कुछ लोग साकेत को राम कथा मान बैठते हैं। वास्तविकता में साकेत राम कथा है ही नहीं। आरंभ वर्णन उद्देश्य किसी भी दृष्टि से नहीं। मूल व प्रधान कथा है लक्ष्मण उर्मिला के जीवन की। चूंकि लक्ष्मण का वर्णन करते हुए राम का कथा वृत्त आता ही है और परम वैष्णव राम भक्त गुप्त जी उसे छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए उनका भी चलता फिरता वर्णन कर दिया है। वे राम कथा के विस्तार में नहीं गए। जितना प्रसंग लक्ष्मण उर्मिला का जीवन उभारने में उपयुक्त हो सकता था उतना गुप्त जी ने किया। साकेत के सूक्ष्म अध्ययन से उर्मिला लक्ष्मण का जीवन ही मूर्तिमान होता है। उर्मिला का जन्म, बचपन में खेलना, देव पूजा, विवाह समय, संयोग के उपरांत 14 वर्ष का दीर्घ विरह, नाना उपादानों द्वारा अपनी अवस्था की व्यंजना और अंत में शुभ मिलन, यही तो साकेत की मुख्य कथा है। लक्ष्मण से उससे अनुराग प्रथम सर्ग, षष्ठ सर्ग, अष्टम सर्ग, द्वादश सर्ग में व्यक्त हुआ है। आरंभ में उनका मधुर दाम्पत्य जीवन दिखाना, वनवास के समय आज्ञा मानना, चित्रकूट में लक्ष्मण में भेंट, ये सब उन्हीं के जीवन में प्रकाश डालने के लिए गुप्त जी द्वारा द्वादश सर्गों में विभक्त है। नवीनता और सामयिकता की दृष्टि से 8वां सर्ग भी संपूर्ण है। सीता और राम का चरित्र, उनके आदर्श, उनके पारस्परिक संभाषण सभी में कवि की कल्पना को देखते हैं। लक्ष्मण के चरित्र के संबंध में इतनी बात ध्यान देने योग्य है कि भरत के मारने की बात कहते कहते यहाँ तक राम कह जाते हैं, प्रतिषेध आपका भी ना सुनूंगा रण में। चित्रकूट सभा का सारा प्रसंग कवि की वर्णन कुशलता का परिचायक, तुलसी की मूक कैकेयी को गुप्त जी ने जैसे वाक शक्ति प्रदान की है। उस सर्वत्र सर्वजन लांछित कैकेयी का एक एक शब्द सच्चे पश्चाताप और ग्लानि से सना हुआ है। कवि की सर्जना अभूतपूर्व और अलौकिक है। यहाँ तक कि प्रजा की भय, विस्मय और हर्ष से उसकी ओर ताकती रह जाती है। अष्टम सर्ग के अंत में गुप्त जी ने लक्ष्मण उर्मिला की भेंट कराई है। लक्ष्मण को कोणस्थ उर्मिला दिखाई दी तो क्षण भर पहचान भी ना सकी। दोनों का यह मिलन चाहे क्षण भर ही रहा हो पर उनके जीवन आदर्श को व्यक्त कर देता है। तभी तो मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भावी की भगनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपयोग। हाँ स्वामी, कहना था क्या कह न सकी कर्मों का दोष,
पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में संतोष। इतनी बड़ी बात कहने के बाद अष्टम सर्ग का समापन हो जाता है। तो बच्चों, ये था गुप्त जी का साकेत से संबंधित जानकारी, अष्टम सर्ग का सारांश। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।